हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोग ने लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से बेंट टेंडन के कैलकुलेशंस देख लिए। अब हम लोग उसी कंसेप्ट से पैराबोलिक टेंडन का देखेंगे। देखिए, पैराबोलिक टेंडन में जैसे बेंट टेंडन पॉइंट लोड अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा था, तो पैराबोलिक टेंडन को जब हम लोग स्ट्रेट करते हैं लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे भी, लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो जब इसको हम लोग स्ट्रेट करते हैं तो हमको जो मिलता है वो यूडियल मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए E1 E2 मतलब सेंटर लाइन से जो पॉइंट है एप्लीकेशन का जहाँ पे लोड लग रहा है P फोर्स, वो E1 ऊपर है, और जो बीच में पॉइंट मिल रहा है पैराबोलिक कर्व का रेनफोर्समेंट का, पैराबोलिक रेनफोर्समेंट का, वो E2 है, नीचे है। तो टोटल क्या कहते हैं, हमारा E जो आ गया, टोटल E होगा हमारा, E की वैल्यू E1 प्लस E2। तो यहाँ से जो हम पहली चीज़ आप लोग को याद करनी है वो ये कि ये WP वैल्यू जब हम लोग इसको स्ट्रेट करेंगे तो वो कितनी आती है, वो आती है WP इक्वल टू 8P कॉस थीटा E अपॉन L स्क्वायर। क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, और जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो इसी को इस अप्रॉक्सीमेटली 8PE अपॉन L स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अभी ये याद कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जब हमारा पैराबोलिक टेंडन होगा तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जो यूडियल लगेगा उसकी वैल्यू 8PE अपॉन एल स्क्वायर होगी, वेयर E इक्वल टू E1 प्लस E2, जो इसेंट्रिसिटी है आपकी। मतलब एक तरह से टॉप जहाँ पे पॉइंट लग रहा है लोड, मतलब एंड पे, और जो उसका मिड पॉइंट है, उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, E। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा जो बाकी चीज़ें एकदम सेम, कि अब हमारा पी कॉस थीटा डायरेक्ट स्ट्रेस देगा, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस मिल रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमको डायरेक्ट स्ट्रेस दे रहा है पी कॉस थीटा। अगेन ये हमको पी कॉस थीटा E1 इंटू वाई टी, ये इसेंट्रिसिटी से मिल रहा है, इसेंट्रिसिटी से मिल रहा है। और क्योंकि हमारा बार ऊपर की ओर आ रहा है स्ट्रेट होने के बाद, तो इसीलिए ये पॉजिटिव है, ऊपर कंप्रेशन देगा, नीचे टेंशन देगा। और ये mx ये लोडिंग से आएगा, और लोडिंग में इस बार हम लोग ऊपर का यूडियल W तो लेंगे ही, नीचे का यूडियल WP भी लेंगे। ठीक है, तो लोडिंग में अब इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, WP का भी। ठीक है, बॉटम में सेम डायरेक्ट, ये इसेंट्रिसिटी की वजह से और ये लोडिंग की वजह से। ठीक है, तो mx जो है किसी भी सेक्शन पे वो W1 WP और बाकी लोड्स की वजह से है। ठीक है, तो एक बार आप लोग फिर से ध्यान दे दीजिए कि अगर आपकी टेंडन पैराबोलिक है तो उसको पहले तो उसका जहाँ पे लग रहा है और उसका जो मिड पॉइंट है, उन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, E1 प्लस E यहाँ पे है। और फिर जब उसको स्ट्रेट करते हैं तो नीचे की ओर जो लगता है वो एक यूडियल लगता है, और यूडियल की वैल्यू कितनी होती है, यूडियल की वैल्यू होती है WP इक्वल टू 8P अपॉन एल स्क्वायर इंटू E, 8PE अपॉन एल स्क्वायर, 8PE अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, इन दिस केस ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पॉज करके देख लीजिए। इसमें बस हमें बताना था डिटरमाइन द प्रोफाइल ऑफ केबल सो दैट लोड इज कम्प्लीटली बैलेंस, लोड कम्प्लीटली बैलेंस हो जाए उसके लिए प्रोफाइल ऑफ केबल देना था। तो लोड कम्प्लीटली बैलेंस होने के लिए हमको सिंपल सी बात है, W इक्वल टू 50 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, इसमें सेल्फ वेट भी इंक्लूड है। तो हमारा जो WP आना चाहिए वो इसके बराबर आना चाहिए, 50 किलो न्यूटन पर मीटर। हम WP का फॉर्मूला जानते हैं, 8P कॉस थीटा E अपॉन एल स्क्वायर, कॉस थीटा 1 होता है, इसलिए 8P एल अपॉन एल स्क्वायर, इसको इक्वेट कर देंगे तो E की वैल्यू मिल जाएगी 0.266। ठीक है, फिर आता है बात इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑन स्ट्रेस इन टेंडेंस। ठीक है, अब टेंडेंस पे इफेक्ट आता क्या है, अब देखिए बेसिकली लोडिंग की वजह से ये बेंड करना चाहती है बीम हमारी, कुछ ऐसे सैग करेगी, ये कुछ हमारी बीम बेंड करना चाहेगी। तो इस फिगर में देखते हैं ध्यान से एकदम। ठीक है, ठीक है, कोई और कलर जो अच्छे से दिखाए, आई थिंक हरा अच्छा करेगा। ठीक है, ये बीम हमारी बेंड करने की कोशिश करेगी, हरा क्यों नहीं आया भाई,
ये बीम हमारी बेंड करने की कोशिश करेगी लोडिंग की वजह से, सैग करेगी। सैगिंग हॉगिंग मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये बीम हमारी बेंड करने की कोशिश करेगी, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तो ये नीचे अगर सरिया लगाए तो ये नीचे की ओर ये इधर फैला, इधर फैला, ये थोड़ा सा फैला। सरिया ओरिजिनल लेंथ L थी लेकिन ये इधर इधर फैला, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये थोड़ी सी सरिया इलोंगेट हुई होगी इधर की ओर और इधर की ओर, ठीक है। कितनी हुई होगी अभी नहीं पता है, निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप आया होगा इंड पे वो थीटा आया, सेम सिमेट्री की वजह से इधर भी थीटा आया, ठीक है। हमारा स्लोप थीटा आएगा। और अगर हमको ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए, अभी फ़िलहाल के लिए r में लिख रहा हूँ, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ कि ये जो लेंथ इंक्रीज़ हुई है r इंटू थीटा है, ये भी r इंटू थीटा है, हाँ या ना, सोच के बोलिए। तो हमको अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इंक्रीज़ इन लेंथ है r इंटू थीटा 1 होगी। और अब मैं बोलूँगा एक और बात, ध्यान से देख सुनिएगा आप लोग, थोड़ा पेन को पतला करें। हाँ, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये इलोंगेशन बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये डिस्टेंस सेम है। तो अगर ये ई है तो ये भी ई हो गया, तो हमको आर की वैल्यू मिल गई। तो इधर का इलोंगेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू थीटा 1। इधर का इलोंगेशन क्या हो जाएगा, ई इंटू थीटा 1। तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई इंटू थीटा 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोडिंग की वजह से हमारे रेनफोर्समेंट की लेंथ इंक्रीज हुई कितना, 2 इंटू थीटा 1 इंटू ई। और थीटा 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो आप लोग स्ट्रक्चर याद करिए। स्ट्रक्चर में यूडीएल अगर लगा रहता है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उसका इंड सपोर्ट पे रोटेशन कितना आता है, थीटा कितना आता है, थीटा आता है WL³ अपॉन 24 EI। अगर याद है तो बोलिए हाँ, ये स्ट्रक्चर की बात है, तो हटाते हैं इसको। तो यहाँ से हमको मिल गया कि थीटा 1 की वैल्यू WL³ अपॉन 24 EI, वेयर E इक्वल टू EC, कॉन्क्रीट का E, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, लेकिन साथ में कुछ डिक्रीज भी हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है, P की वजह से। P क्या कर रहा है, अब जब यहाँ पे फोर्स P लग रहा है तो इसकी वजह से एक रिवर्स मूवमेंट यहाँ आ रहा था, एक रिवर्स मूवमेंट आ रहा था, पीई मूवमेंट। इसकी वजह से हॉक कर रही थी बीम हमारी, ऊपर की ओर बेंड हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ई जो है कुछ ऊपर की ओर बेंड हुआ, तो ऊपर की ओर जब बेंड हुआ होगा तो ये अंदर की ओर घुसा होगा, मतलब एक तरह से समझिए इसका जस्ट उल्टा, कि ये ऐसे 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 अंदर गया होगा, ठीक है। आई थिंक आई एम ढंग से नहीं बना रहा हूँ मैं फिगर। ये इधर फैला होगा और इधर सिकुड़ा होगा, ये ऐसे कुछ बना होगा। तो ये वाली लेंथ यहाँ थोड़ी सी घटी, यहाँ थोड़ी सी घटी, और कितनी घटी, तो अगेन जितना रोटेशन उधर हुआ होगा लास्ट इंड पे उसी का 2 टाइम्स, जैसे पिछले में हुआ था, ठीक है। तो अगेन उतना ही घटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ थीटा 2, यहाँ थीटा 2 इसेंट्रिसिटी से, और क्योंकि जब एक मूवमेंट लगता है तो थीटा कितना आता है, ML अपॉन 2EI, स्ट्रक्चर की बात है क्या, तो थीटा आता है ML अपॉन 2EI। अब ML अपॉन 2EI, और दोनों तरफ मूवमेंट लग रहा है, इस वजह से सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों तरफ मूवमेंट M लगता है, तो रोटेशन आता है ML अपॉन 2EI सपोर्ट्स पे। तो ML अपॉन 2EI, थीटा 2 आया, और वो 2 थीटा 2 इंटू ई, उतना लेंथ डिक्रीमेंट हुआ। तो क्या हमको ये पता चल जाएगा कि कितना लेंथ डिक्रीज हुआ, तो डेल्टा 2 डिक्रीज हुआ, वो हो जाएगा PE, सॉरी थीटा 2 डिक्रीज हुआ, दैट इज PEL अपॉन 2EIC। तो ये हमको पता चल गया कि कितना लेंथ इंक्रीज हुआ लोडिंग की वजह से, और इसेंट्रिक केबल होने की वजह से कितना लेंथ डिक्रीज हुआ, ठीक है। और ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन जब पूछेगा तब वो। तो अभी मैं पहले लेंथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। तो टोटल लेंथ क्या होगी, ठीक है, वो यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन अभी नहीं मत देखिए, यहाँ ये वाला पोर्शन मत देखिए।
तो हमने देखा था शुरुआत में ही प्री स्ट्रेस में कि चेंज इन स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन स्ट्रेन इनटू ई एस। तो डेल्टा सिग्मा कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई एस बाहर ले लो, एल बाहर ले लो, तो बचा क्या, डेल्टा एल। और डेल्टा एल कितना है, चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है, पहले इतना था 2θ1 ई, अब कितना हो रहा है 2θ2 ई। तो उसकी वैल्यूज रख दें, तो 2e बाहर आ गया, 2e θ1 माइनस 2e θ2, 2e बाहर ले लेते हैं, 2e बाहर ले लेंगे तो WL³ अपॉन 24 ECI माइनस PEL² अपॉन 2 ECI इंटू ES। ये हो जाएगा चेंज इन स्ट्रेस, ये हो गया चेंज इन स्ट्रेस। तो इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ऑन केबल, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ऑन केबल। और ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाला ये सिंपल फॉर्मूला लगा है, लोड की वजह से, यूडीएल की वजह से हम लोग स्ट्रक्चर में जानते हैं 5/384 WL⁴ होता है, और मूवमेंट की वजह से दोनों साइड m मूवमेंट लग रहा है तो ML²/8EI होता है, m की वैल्यू PE है यहाँ पे। तो नेट डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लीजिए। अब एक और कंसेप्ट, क्रैकिंग मूवमेंट। क्रैकिंग मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग जो स्ट्रेस निकाल रहे हैं किसी भी प्री स्ट्रेसिंग कंडीशन की वजह से जो स्ट्रेस निकाल रहे हैं, P/A इंटू PE अपॉन I इंटू YB माइनस MX अपॉन I इंटू YB फॉर एग्जाम्पल निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या होगा, टोटल ये डायरेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव नेचर का, ये डायरेक्ट स्ट्रेस है। ये इसेंट्रिसिटी की वजह से नीचे पॉजिटिव, ऊपर निगेटिव इसेंट्रिसिटी की वजह से है, ठीक है, इसेंट्रिक केबल की वजह से। और लोडिंग की वजह से ऊपर पॉजिटिव, लोडिंग की वजह से ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। मान लेते हैं सब कुछ सम हम करने के बाद नीचे कुछ आया स्ट्रेस इतना, कुछ निगेटिव आ गया और ऊपर कुछ पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव तो हम लोग कंसिडर ही नहीं करते, पॉजिटिव तो हमारा कंक्रीट सक्षम है झेलने के लिए। निगेटिव में ही प्रॉब्लम है, टेंशन। तो निगेटिव के लिए ये बोला जाता है कि कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या किसके बराबर होना चाहिए। तो क्रैकिंग मूवमेंट इज दैट मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट at which bottom fiber of concrete section just attain the rupture value of stress। मतलब रप्चर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हमारा अटेंड कर ले उतना होना चाहिए, तो वो क्रैकिंग मूवमेंट कहलाएगा। मतलब जो मूवमेंट आएगा mx वो क्रैकिंग मूवमेंट कहलाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं कि हमारा कंसर्न क्या होता है, हमारा कंसर्न कंप्रेशन नहीं होता, हमारा कंसर्न होता है टेंशन। टेंशन हमारी कंसर्न है क्योंकि कंक्रीट हमारा फेल करेगा टेंशन में। तो इतना मूवमेंट लगाएं, इतना मूवमेंट लगाएं कि बस हमारा अगर स्ट्रेस डेवलप भी करना होगा टेंशन में तो रप्चर स्ट्रेस वैल्यू तक ही डेवलप करे। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सारे फॉर्मूलाज लिख के -0.7 √FCK के बराबर कर दे तो वो हमारा आ जाएगा रप्चर मूवमेंट, रप्चर स्ट्रेस पे मूवमेंट, दैट इज क्रैकिंग मूवमेंट। तो क्रैकिंग मूवमेंट का ये कंसेप्ट है। तो अब एक कंसेप्ट और बचता है, उसको भी देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ कंसेप्ट। हम लोगों ने स्ट्रेस कंसेप्ट देख लिया, लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट देख लिया, अब स्ट्रेंथ कंसेप्ट। स्ट्रेंथ कंसेप्ट में क्या है, दो लाइन डिफाइन होती है, सी लाइन जिसे प्रेशर लाइन भी बोलते हैं और पी लाइन जिसे केबल प्रोफाइल लाइन बोलते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि लिखा सी है लेकिन प्रेशर है और पी लिखा है लेकिन केबल है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं होना है। सी लाइन प्रेशर लाइन, पी लाइन केबल लाइन। अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा एक पेज ऐड करके। ये थोड़ा सा मैं पेज ही ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये हमारी एक बीम थी, ये हमारी बीम थी, इसमें केबल प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इन एक लेवल पे है, ओके, केबल प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ठीक है, उस पर कुछ लोड वोड लग रहा है, ठीक है, लोड वोड लग रहा है। हमने किसी सेक्शन एक्स पे स्ट्रेस डायग्राम बनाया उसके क्रॉस सेक्शन का, तो उसके क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये सब कुछ मिलाएंगे, सिग्मा इक्वल टू P/A प्लस MX/EI प्लस माइनस MX अपॉन EI इंटू वाई प्लस माइनस P इंटू E अपॉन I इंटू वाई, ऐसे करके आएगा। तो मान लेते हैं कि वो कुछ ऐसा डायग्राम बना कि
ऐसा डायग्राम बना किसी एक सेक्शन पे ऐसा डायग्राम बना, ठीक है। ओके, उसमें हमारा सेंट्रॉइड ये रहा, ठीक है। ये मान लेते हैं उस डायग्राम का रिजल्टेंट सी फोर्स कहीं यहाँ आएगा, और ये मान लेते हैं ये हमारा केबल की लेंथ प्रोफाइल आई, केबल प्रोफाइल पी, ठीक है। अगेन एक बार देख लेता हूँ नीचे वाले डायग्राम से, ठीक है। तो सी फोर्स उसका रिजल्टेंट फोर्स है, ये ई डैश पे आया है, ठीक है। तो ये पी है, ओके। इसको मैं बोल दे रहा हूँ ई एक्स। तो ये जो होता है, अब देखिए इसमें सी लाइन और पी लाइन पहले है क्या। सी लाइन है रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम एट डिफरेंट सेक्शन पे जो स्ट्रेस डायग्राम का रिजल्टेंट है उसका पोजीशन, उसका लोकस इज सी लाइन। हर एक जगह पे अलग अलग होगा, तो जो उसके लोकस को कनेक्ट करते हुए लाइन जाएगी उसको सी लाइन कहेंगे। और पी लाइन क्या है, पी लाइन है इज नथिंग बट केबल प्रोफाइल। जो केबल की प्रोफाइल है वो पी लाइन है। जैसे ये अगर केबल प्रोफाइल है तो दैट इज पी लाइन, ठीक है, ये पी लाइन है, ओके। तो ऐसे करके हुआ। सॉरी वो वीडियो कहीं पॉज हो गई थी, मुझे पता नहीं चला कहाँ पे पॉज हुई, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस कंसेप्ट में अगर आपने देखा है तो थोड़ा तेज़ी से देख आगे बढ़ा लीजिएगा। इस कंसेप्ट में बस इतना बोलता है कि ये जो सी फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स, और जो पी लाइन है, इन दोनों के बीच के गैप को शिफ्ट बोला है। और ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट इज इक्वल टू मोमेंट एट दैट सेक्शन डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट फोर्स सी, ठीक है। यही इसका कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ कंसेप्ट का यही कंसेप्ट है कि शिफ्ट जो होगा एम एक्स अपॉन सी होगा। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आइए देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन था, कहीं तो था एक क्वेश्चन यार, हाँ ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक सेक्शन पे हमने बना लिया, ये सी लग रहा है, हरा पेन सी लग रहा है, ये पी लाइन है, इन दोनों के बीच में शिफ्ट ये। तो अगर सी के हिसाब से देखूँ, अगर हमें क्योंकि लिटरली हमें इक्विलिब्रियम में लेना है तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो सी इक्वल टू पी आएगा, ठीक है। तो अगर हम शिफ्ट के हिसाब से देखें तो एम एक्स अपॉन सी के बराबर आएगा, शिफ्ट इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन सी। अब हम इसका स्ट्रेस लिखें तो सी मानते हुए, तो डायरेक्ट स्ट्रेस सी बाई ए इंटू सी की सेंट्रिसिटी कितनी है, ई डैश है, ई डैश एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी। ई डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई डैश एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कि शिफ्ट ए माइनस ई, ये जो शिफ्ट ए है माइनस दिस डिस्टेंस ई डैश एक्स हो जाएगा, तो वो लिख सकते हैं। फिर उसको हम लोग और ओपन करेंगे तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एक्स अपॉन पी, अंदर जब जाएगा पी कट जाएगा तो एम एक्स अपॉन आई इंटू वाई टी माइनस पी अपॉन आई इंटू ई एक्स इंटू वाई टी। तो वही फॉर्मूला बन रहा है, बस एक डिफरेंट अप्रोच है, अप्रोच बस अंतर है, बाकी फॉर्मूला वही बन रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कंसेप्ट कुछ में नया नहीं है, बस अप्रोच अंतर है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉसेस इन प्री स्ट्रेस डायग्राम, लॉसेस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रिवीजन करते लिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमें अपने वैल्यूएबल चीज़ें बताइए कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं या क्या चीज़ हमें और ऐड करनी चाहिए। धन्यवाद।